हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 17 मार्च का द हिंदू एडिटोरियल और न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। तो हिंदू न्यूज़पेपर कंप्लीट कवरेज और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका हम डिटेल में देखेंगे। उसके बारे में उनका जो एक्स्ट्रा नोट्स भी मैं आपको दूंगा इसमें। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके एग्जाम को भी आप एग्जाम दे रहे हो तो इसके लिए हिंदू न्यूज़पेपर जैसा जानते हैं आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप, और अगर इस आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहला जाकर फ्रंट पेज पे आपने ये पिक्चर देखा होगा। ये जो है बेसिकली वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है चेनाब रिवर पर बन रही है, उसका एक इंस्पेक्शन का फोटो आया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, जो सॉरी यूनियन टेरिटरी है अभी, वहाँ पे बन रही है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चेनाब रिवर है, इसके बारे में आपका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है इंडिया में और जोग्राफिकली, और काफ़ी बार इससे सवाल ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने चेनाब रिवर पे कुछ नोट्स आपके लिए दिए हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं अपने डायरी में। बेसिकली आपका जो GS पेपर 1 है, आपका कर सकते हैं इसमें, आपका ज्योग्राफी में ये आप इस नोट्स को यूज कर सकते हैं। तो सोर्स की अगर बात करें चेनाब रिवर की, तो ये अपर हिमालय रिवर, अपर हिमालय में निकलता है। अपर हिमालय से निकलती है नदी, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट में ये पड़ता है इसका सोर्स। ये जो रिवर है बेसिकली दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बना है, चंद्र और भंगा। इसे चंद्रभंगा रिवर भी कहते हैं इसको, और दूसरा रिवर नाम आपका चेनाब रिवर। तांडी में जो ये रिवर कॉन्फ्लुएंस होती है, जिसके बाद ये चेनाब रिवर होके निकलती है। तो ये अगर हम देखें तो कौन स्टेट से, रीजन से गुजरती है, तो जम्मू रीजन जो है जम्मू कश्मीर का, और उसके बाद पंजाब के प्लेन और पाकिस्तान में जाती है, उसके बाद वो एंटर कर जाती है, और उसके बाद वो इंडस रिवर जो है उसमें वो मिल जाती है। और अगर ये जो बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी आपने सुना होगा काफ़ी बार, तो इंडस वाटर ट्रीटी में जो इंडस रिवर सिस्टम है उसमें चेनाब रिवर को जो है पाकिस्तान के अंदर अलॉट किया गया है। उसका जो वाटर है पाकिस्तान के यूज के लिए रखा गया था। तो ये बेसिकली पूरा है आपका जिस्ट जो है चेनाब रिवर पर, जो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसका मैप दिया है रिवर, जो इंडस रिवर सिस्टम है बेसिकली चेनाब रिवर, उसमें तो आप देख रहे हैं चेनाब है, आपका सतलज है, रावी, ब्यास, और ये आपका रावी, ब्यास और इंडस। तो ये जो बेसिकली पंच नदी है, इंडस रिवर सिस्टम कहा जाता है इसको। इसमें कुछ रिवर जो है आपका पाकिस्तान के तरफ गया है, ये जैसे आप इंडिया का बॉर्डर देख रहे हैं ये। तो कुछ रिवर पाकिस्तान को अलॉट का यूज करने का पाकिस्तान के पास है, और कुछ इंडिया के पास है इंडस रिवर ट्रीटी के अंतर्गत। तो ये मैप को आप जरूर ध्यान में रखें कि कैसे जो है चेनाब रिवर कहाँ से यहाँ से निकल रही है और कैसे वो उसका मूवमेंट है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है फ्रंट पेज पर ही, ये भी है, दिल्ली रिमेन्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। तो ये जो बेसिकली एक सर्वे आया है, जो IQ एयर, एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ये सर्वे करती है साल दर साल। इनका वर्ल्ड जो है बेसिकली एयर क्वालिटी सर्वे होता है, जिसमें जो है ये रैंकिंग इन्होंने किया है। उसमें दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी का अगर रैंकिंग करें तो सबसे पहला पॉल्यूटेड दिल्ली है, कैपिटल सिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसमें आप देखें तो 15 सिटीज ऑफ द 15 मोस्ट पॉल्यूटेड जो सिटीज है उसमें 13 जो है इंडिया की है। ये 15 का लिस्ट है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। एवरेज ये बेसिकली जो है PM 2.5 जो लेवल होता है उस पर इनको रैंकिंग किया गया है। एवरेज 2.5 का लेवल जो है, इसमें आप देखिए ये चाइना का है। इसके अलावा आप देखें तो बाकी सब ज़्यादातर आपका ये इंडिया का ही है, और इसके अलावा ये जो है चाइना की सिटी है। तो बाकी 2 से लेकर 14 तक में आपको दिख रहा है सारे के सारे जो इंडिया का शहर है। तो ये काफ़ी चिंता की बात है कि हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है, स्पेशली PM 2.5 का, वो राज्यों में, शहरों में काफ़ी बढ़ गया है। तो इसमें जो दिया गया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वेर कंट्रीज इन 2020 विथ वर्स्ट एवरेज PM 2.5 लेवल्स देन इंडिया। तो ये जो है 2020 में जो थी, ये इनका लेवल ज़्यादा था इंडिया से। इंडिया थर्ड रैंक पे था बेसिकली। चाइना का रैंकिंग जो है 11 है इन द लेटेस्ट रिपोर्ट, और पहले जो 14 रैंकिंग था तो उससे और ख़राब हो गया, 11 रैंकिंग पे आ गया है। तो इसीलिए आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत है कि पहला तो ये कि PM 2.5 क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट जो टॉपिक है उसके लिए, और दूसरा ये रिपोर्ट क्या है। तो पहले जो PM 2.5 के बारे में हम जान ले, पार्टिकुलेट मैटर जो इसे कहा जाता है। इसके साथ साथ आपने PM 1010 भी आपने सुना होगा। तो PM 2.5 जो है बेसिकली इसका डायमीटर, जो नाम 2.5 इसलिए क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है, मान लीजिए एक छोटा पार्टिकल है जिसका डायमीटर जो है
डायमीटर आप समझते हैं कि अगर इस सर्कल है तो इसका डायमीटर ये हो गया, तो डायमीटर जो इसका 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। यानी अगर बाल से हम कंपेयर करें तो 100 टाइम्स थिनर देन ह्यूमन हेयर, तो हमारे बाल से तकरीबन 100 गुना पतला होता है, छोटा होता है, बहुत ही छोटा। रिमेन सस्पेंडेड फॉर लॉन्गर, तो एयर में सस्पेंड रहता है पार्टिकल। दिस पार्टिकल ये फॉर्म कैसे होता है? रिजल्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स, फ्यूल बर्न जलने से, केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर। उसका नेचुरल प्रोसेसेस भी है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो जाता है कभी कभी, वो उससे भी PM2.5 जो है हवा में मिल जाता है, आता है। इसके अलावा इंक्लूड इसमें जो है सल्फेट, नाइट्रेट और ब्लैक कार्बन, इनसे भी सोर्सों से भी ये पार्टिकुलेट मैटर जो है आता है सोर्स एयर में। इसका इफेक्ट क्या होता है भाई? तो हमारे शरीर पे काफी इफेक्ट करता है। बेसिकली प्राइमरी रीजन फॉर ऑकरेंस ऑफ स्मोक, स्मोक आप देखते होंगे शहरों में, बेसिकली फॉग प्लस स्मोक जो है, स्मोक प्लस फॉग जो है, इसको स्मोक कहा जाता है। जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये ना एक विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफी इफेक्ट करता है। तो ये स्मोक जो है आपको शहरों में बहुत बार देखने को मिलेगा। तो ये एक इसका कारण भी है, ये PM2.5 का लेवल बढ़ना। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है आपको PM2.5 अगर इनहेल आप ज़्यादा करते हैं। रिड्यूस विजिबिलिटी जैसा हमने देखा भी। इसके अलावा जो है इंसुलिन के सिक्रेशन, डायबिटीज को भी बढ़ाने में भी या आने में भी ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये काफ़ी बेसिकली इम्पैक्ट होता है इसका ह्यूमन हेल्थ पर। इसीलिए इसको मेजर करती है हर गवर्नमेंट सिटीज़ में। आप देखेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है PM2.5 का लेवल रेगुलर मॉनिटर करता है, और 10 का लेवल भी, और इसके बेसिस पे सिटीज़ को रैंक किया जाता है कि आपका पॉल्यूशन लेवल हाई है या कम है, कैसा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये 2019 का रिपोर्ट नहीं है, अभी 2020 का हम देख रहे हैं। ये IQ एयर और ग्रीन पीस के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज होता है। ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 लेवल को कंपेयर करता है, अलग अलग सिटीज के 2.5 लेवल को एवरेज आउट करके उसको कंपेयर करता है, उस बेसिस पर एक रैंकिंग करता है। तो इसी के बेसिस पर कहता है कि पॉल्यूशन के यहाँ पे कितना ज़्यादा है या कम है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका चेंजेस टू NCT एक्ट रिवाइव पावर टसल। तो ये जो बेसिकली कल जो है पार्लियामेंट में जो होम मिनिस्ट्री ने NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो एक्ट है 1991 का, उसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश की थी। अमेंडमेंट को रखा था पार्लियामेंट में। इसके लिए इसमें बेसिकली क्या है कि जो LG जो है वहाँ पे आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली में, उनको ज़्यादा पावर देने की इसमें कोशिश की गई है इस बिल के द्वारा। इसमें जो कल मैंने इसको डील किया था कल के हिंदू एनालिसिस में, तो इसमें जो, और मैं फिर से बता दूं आपको, उसमें जो है क्या क्या चेंजेस लाया जा रहा है इस बिल के द्वारा। पहला तो गवर्नमेंट जहाँ जहाँ यूज होगा शब्द, उसको उसका मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये इस बिल में कहा गया है। इसके अलावा असेंबली शेल नॉट मेक एनी रूल टू इनेबल इटसेल्फ और इट्स कमिटी टू कंसीडर द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल और कंडक्ट इंक्वायरीज इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो ये जो बेसिकली कोई भी रूल ऐसा नहीं बनाएंगे जो कि इंडिपेंडेंटली असेंबली कंडक्ट कर सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन आपको लेना होगा। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन आपको लेना है उसके पहले आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन लेना अनिवार्य है, ऑल सच मैटर्स। तो अभी जो है ऐसा नहीं था, अभी जो क्या था कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, तीन चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ों में जो है स्टेट असेंबली जो है इंडिपेंडेंट थी कि वह अपना जो है कानून ला सकती है। और अगर इनको लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो वो उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के अटेंशन के लिए, अदरवाइज इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का 2018 में एक जजमेंट भी था, इसको मैंने कल डील किया, उसको आप देख सकते हैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। When a bill is passed by assembly, it shall be presented to lieutenant governor for his assent। तो ऐसे उनके असेंट के लिए किया जाएगा, उनके पास पावर होगा कि वो अप्रूव करे बिल को या विथहोल्ड कर दे या बिल को रिजर्व करे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर वेदर टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स और अदरवाइज शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा तो वो जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर या तो वो एडवाइस ले सकते हैं, काउंसिल मिनिस्टर के एडवाइस के हिसाब से जा सकते हैं, या अपने इंडिपेंडेंटली भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं और एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हैं। तो बेसिकली जो गवर्नर को ज़्यादा पावर देने की इसमें कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो आपका है हिंदू एडिटोरियल, पहला आपका एडिटोरियल रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द नीड फॉर एथिक्स गार्ड रेल्स। ये बेसिकली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो काफ़ी यूज हो रहा है अभी बहुत सारे देशों में, बहुत चीज़ों में। तो उसको लेकर के इन्होंने कहा कि एथिकल जो कंसर्न है अभी
देखने को हमें मिल रहा है, उसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है बेसिकली। इन्होंने से बताया कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ रहा था, जैसे कि हम देख रहे हैं स्ट्रीमिंग और शॉपिंग साइट पे हम देखते हैं, जीपीएस में मैपिंग में, प्रिडिक्टिव टेक्स्ट भी जब भी आप ईमेल लिखते हैं तो आप देखते हैं आगे का सेंटेंस और जो वर्ड है बहुत बार ऑटो कंप्लीट दिखाता है। तो ये सारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज करके किया जा रहा है। तो सॉरी, एंड द मोड वी यूज, एक सेकेंड, एंड द मोड वी यूज एआई, मोर डेटा वी जनरेट, जैसे जैसे हम ज़्यादा यूज करते हैं तो वो हमारा डेटा लेता है कि हम कैसा, हमारा वर्किंग कैसे है, हम क्या सर्च कर रहे हैं, उस बेसिस पर हमें सर्च ऑप्शन भी आप देखे होंगे, गूगल करते हैं आप अगर, तो आपका प्रीवियस सर्च के हिस्ट्री के बेसिस पर आपको जो नया कंटेंट दिखाया जाता है। ऑटोमेशन, बिग डेटा एल्गोरिथम, ये सारा जो है एआई को यूज करके है, एआई का पार्ट है। एआई का जो पॉजिटिव भी है, एआई कैन लीप फ्रॉग अस टुवर्ड्स एडिकेटिंग हंगर, हंगर को मिटाने में हमें हेल्प कर सकता है, पॉवर्टी डिजीज मिटाने में हमें मदद कर सकता है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एजुकेशन, साइंटिफिक डिस्कवरी, इन सब चीज़ों में एआई मदद कर सकता है। एआई हेल्प इंक्रीज क्रॉप yield, यहाँ पे जैसे राइटर ने कहा है कि क्रॉप yield मदद बढ़ाने में मदद किया उसने, उसका लिंक दिया गया यहाँ पर जिसको आप देख सकते हैं। बिजनेस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू क्रेडिट, कैंसर डिटेक्शन फास्टर, जीडीपी इंक्रीज करने में। उसके अलावा तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें भी कहा गया है कि एआई के यूज करके हम एआई यूज करके 134 गोल्स को हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं। 79% जो एसडीजी टारगेट्स है उसको हम अचीव कर सकते हैं फास्टर और अच्छे तरीके से एआई को अगर हम यूज करें तो ये तो हो गया पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन इसके अलावा कुछ निगेटिव साइड इफेक्ट भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको राइटर ने पॉइंट आउट किया है इसमें। पहला तो है कि एआई कैन एक्टिवली हिंडर 59 और 35% एसडीजी टारगेट्स। तो 35% जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो टारगेट्स हैं उसको हिंडर भी कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला तो ये। उसके अलावा ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको बहुत सारा कंप्यूटेशन कैपेसिटी चाहिए, आपको डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए जो कि एक बिग कार्बन फुटप्रिंट आपको, कार्बन यूज होगा, जहाँ पे कार्बन आपका पॉल्यूशन होगा, एक तरह से कार्बन फुटप्रिंट निकलेगा। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए दिया, अपने कार्बन फुटप्रिंट जो उसमें बढ़ेगा। और इसके अलावा डिजिटल एक्सक्लूजन हम देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। कैसे, तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी जो है बेसिकली अगर टास्क करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके, रोबोटिक्स यूज करके, हम देख रहे हैं आजकल की बहुत सारी कंपनियां उसको एम्प्लॉय कर रही है। इससे क्या होगा कि लो इनकम वर्कर्स जो हैं, जो काम करते हैं या सेल्फ सर्विस कियोस्क है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप, तो उनकी नौकरी जा सकती है, तो जॉब एम्प्लॉयमेंट घटेगा। फूड पिकिंग रोबोट टू रिप्लेस फील्ड वर्कर्स, तो फूड पिकिंग रोबोट अगर आप लगा दें तो फील्ड वर्कर्स को वो रिप्लेस कर रहे हैं। ये जो सिनेरियो है अभी जो चल रहा है, बहुत कुछ दिनों में हो सकता है डेस्क जॉब जो भी है वो सारे रोबोट के द्वारा यूज करके किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके किया जाए, जैसे अकाउंटेंट्स हो गया, फाइनेंस, ट्रेडर्स। तो ये सब जो है एआई के शॉर्टफॉल्स है, एक्सक्लूजन्स है जो बताया जा रहा है। तो पहला तो आपने ये देखा एसडीजी गोल में, दूसरा आपका हो गया कार्बन फुटप्रिंट, तीसरा आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा जो है कि जॉब और स्किल्स के लिए, इसके लिए क्या जरूरत है हमें, कि इसको कैसे हम बचा सकते हैं। तो क्लियर पॉलिसीज ऑन स्किलिंग वर्कर्स, तो वर्कर्स स्किलिंग के लिए, रीस्किलिंग वर्कर्स, कैसे हम जो वर्कर्स हमारे पास हैं अभी छोटे मोटे काम करने के लिए, उसको रीस्किल किया जाए ताकि वो आगे के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सके, उनका वो हम उनको काम दे सके कुछ। इसके अलावा जो एक्सक्लूजन की हमने बात की, कैसे, तो जो इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू शिफ्ट टू कंट्रीज वेयर एआई रिलेटेड वर्क इज ऑलरेडी टेकिंग, तो जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पे हो सकता है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, वैसे देशों में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगी कंपनियाँ। इससे क्या होगा कि देशों के बीच में जो है आपका डिफरेंसेज आ जाएगा, वाइड हो जाएगा जो गैप है इन्वेस्टमेंट का। तो डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा हम देखते हैं टेक्नोलॉजी वहाँ पर है, वहाँ पे रिसर्च ज़्यादा चल रहा है, तो वहीं पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, जिससे कि जो दूसरे देश है, गरीब देश, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगा, और जो डिफरेंस है डेवलपमेंट और डेवलपिंग और डेवलप्ड का वो और बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमने देखा कि जो बड़े टेक कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, उन्हीं के पास ज़्यादा उनका वर्थ ग्रो किया है उनका, जबकि बाकी सारे देशों का या जीडीपी जो है वो, या फिर बाकी कंपनी का जो ग्रोथ है वो कम हुआ है। इससे जो है बेसिकली मोनोपोलिस्टिक भी बिहेवियर भी हमको देखने को मिल सकता है आगे। तो ये आपका निगेटिव है। ये आपका तीन यहाँ हमने देखा, सॉरी हाँ, तीन यहाँ हमने देखा।
ये चौथा नेगेटिव पॉइंट है आपका। इसके अलावा द फैक्ट दैट एआई हैज पोटेंशियल टू इंप्रूव बिलियंस ऑफ लाइफ, इट कैन रिप्लिकेट एंड एक्सजरेट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स या नए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है एआई। जैसे कि यहाँ पे जो है एआई फेशियल रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल हम देखते हैं सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, ये डिस्क्रिमिनेटिंग है अगेंस्ट पीपल ऑफ कलर एंड माइनॉरिटीज। तो उनको बहुत बार डिटेक्ट नहीं कर पाता है, यहाँ पे डिटेक्शन गलत होता है। तो ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे सकता है एआई के यूज करके आप। एआई enhanced recruitment based on existing worker profiles taught itself that male candidates were preferable to female। तो ये हमको देखने को मिला है रिक्रूटमेंट पर अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे आप देख सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो डिस्क्रिमिनेशन को इनहेंस करता है, बढ़ाता है ज़्यादा। और उसके अलावा जो कंसर्न है वो है डेटा प्रीवेसी का। डेटा प्रीवेसी का कैसे डिजिटल फुटप्रिंट हमारा जो है बेचा जा रहा है, यूज किया जा रहा है बिना हमसे कंसेंट के। उसके अलावा जो हम, जैसे मैंने कहा पहले कि जो हम जो सर्च करते हैं प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर में हमें जो नया सर्च दिखाया जाता है, इससे क्या होता है कि हम लाइक माइंडेड पीपल के में ही घिरे रह जाते हैं। हम नया कुछ नहीं सोच सकते हैं। अगर हम नया कुछ सर्च करते हैं तो हमें जो बेसिकली पुराना हिस्टोरिकल सर्च के बेसिस पर हमें जो रिजल्ट दिखाए जाएंगे। तो ये हमारा व्यू पॉइंट जो है बेसिकली इसको कंस्ट्रेन कर रहा है एक तरह से। इसको आप सातवां पॉइंट ले सकते हैं। इसके अलावा इनेबिलिटी टू रेसिस्टिंग आवर फोन, हम फोन को बाबा देखते हैं। उसके अलावा जो ये हमने देखा था कैम्ब्रिज एनालिटिका का यूज करके वोटिंग जो डिसीजन उसको चेंज किया गया, वोटिंग डिसीजन को इन्हेंस किया गया, वो एक प्रॉब्लम है। तो हाउ डू वी इंश्योर दैट एआई, सॉरी, हाँ, तो हम कैसे इंश्योर करें कि एआई एप्लीकेशन अनबायस्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो या इक्विटेबल बना सके। तो उसके लिए जरूरी है एथिकल कल्चर उसमें डालने का। Without ethical guardrail, AI will widen social and economic racism, amplifying any innate biases and lead to discriminatory outcome। तो अगर हम ethical guard उसमें नहीं रखेंगे, मतलब उसको ethical concern उसमें नहीं देखेंगे, उसको लिमिट नहीं करेंगे ethical ground पे, तो हमें हो सकता है उसमें बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले, जो अभी हमने देखा। इसके लिए जरूरी है जो होल ऑफ ए सोसाइटी अप्रोच लाने की। ये क्या है भाई कि ब्रॉड बेस्ड एथिकल प्रिंसिपल्स हमको डेवलप करने की जरूरत है। कल्चर्स, कोड ऑफ कंडक्ट टू इंश्योर द नीडेड हार्म मिटिगेटिंग मेजर्स, रिव्यूज एंड ऑडिट। ये हमें करने की जरूरत है कि रिव्यू करने की, जो ऑडिट करने की, एंड टू इनकलकेट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्लूजन एंड सोशल ट्रस्ट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हमें करने की जरूरत है ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो एआई का जो लूपहोल्स है, जो नेगेटिव पार्ट है, उससे हम बच सके। इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कुछ जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में है। पहला यूएन सेक्रेटरी जनरल्स रोड मैप ऑन डिजिटल कॉपरेशन, ये एक इसको हम यूज कर सकते हैं, जिसमें कहा गया कि मल्टी स्टेक होल्डर एफर्ट को हमें अप्रोच को लेके आना की जरूरत है एआई के लिए। दूसरा है यूनेस्को हैज डेवलप्ड अ ग्लोबल कंप्रिहेंसिव स्टैंडर्ड सेटिंग ड्राफ्ट रिकमेंडेशन तो ऑन द इथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो है इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये नीति आयोग ने भी एक ना बेसिकली ये ना स्टार्ट किया रिसर्च इस पे कि कैसे हम एआई को और बेहतर कर सकते हैं। तो नीति आयोग रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल स्ट्रेटेजी, तो ये इसको हम है ना देख सकते हैं। तो बेसिकली हमें ज़रूरत है कि कॉमन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को लाने की, ताकि हर देश उसको यूज कर सके, हर देश उसको माने, और एथिकल जो ग्राउंड है उसको हम छोड़े नहीं एआई के केस में। तो नेक्स्ट आपका जो एडिटोरियल है फ्रेंड वो है ऑन द डिफिकल्ट ट्रेल ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड। ये बेसिकली सीबीआई के एक्स जो हेड रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं आर.के. राघवन, उन्होंने बेसिकली अभी जो नीरव मोदी एक्स्ट्राडिशन केस हुआ है उसको लेकर उन्होंने कुछ कहा है कि कैसे सीबीआई ने एक अच्छा रिस्पॉन्स किया है, अच्छी तरह से केस को परस्यू किया है, और ये बेसिकली जरूरत है कि हमें और इसको बढ़ाने की। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली कुछ स्ट्रेटेजी इन्होंने बताया, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है ब्रिजिंग द गैप। ये बेसिकली जो है जो फैकल्टी पोस्ट का हमने देखा अभी फ्रंट पेज पे देखा था कि जो रिजर्वेशन जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की,
उसको हम ना देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उसको अप्लाई नहीं हो रहा है। बहुत सारे जो रिजर्वेशन जो SC/ST पोस्ट हैं या OBC पोस्ट जो हैं हायर फैकल्टी लेवल पे, वो खाली हैं, उसके लिए कोई भी नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने बेसिकली राइटर ने यहाँ पर बताया है कि क्या हमें करने की ज़रूरत है। तो इक्विटी जो गोल्स है गवर्नमेंट का, कि ये जो बेसिक रिजर्वेशन क्या है कि इक्विटी हो, सभी जो प्रीवियस कास्ट जो हिस्टोरिकल बायस है जिनको झेलना पड़ा है उसको हम सही पोजीशन दे, उनको हम आगे लेके आए। तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है ताकि ये पोस्ट फिलअप हो सके? तो इसके लिए जो यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन दिया गया है, पहला जो कहा गया कि बेसिकली कारण जो बताया जा रहा है कि एब्सेंस ऑफ इनफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, उस कैटेगरी में उस कम्युनिटी में इनफ क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है। तो इसके लिए जरूरी हम क्या कर सकते हैं, एक तो एक सजेशन यहाँ पे दिया गया है कि स्टार्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स, जो कि प्रिपरेटरी प्रोग्राम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, जो कि ऐसे उस कम्युनिटी के लोगों को बेसिकली एक पूल तैयार करेगा जिसको कि वो पहले से ही आप उसको तैयार करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो आगे जाकर एक फैकल्टी का रूप ले सके। दूसरा इन्होंने कहा है कि टू कंटिन्यू द स्पेंडिंग द पाई अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक रिल्म थ्रू एवर ग्रेटर फंडिंग ऑफ क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन एट ऑल लेवल। तो ये हमें करने की जरूरत है, क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन सभी लेवल पे, चाहे वो छोटे से लेकर ऊपर लेवल तक। एंड एडिंग द डिप्राइव्ड, जो डिप्राइव्ड हैं, जो कम्युनिटी को उनका एजुकेशन नहीं मिल पाया पहले, उनको और हम एड देकर उनको आगे लेके आए शुरू से, ताकि वो आगे जाकर एक अच्छे फैकल्टी के रूप में हमें रिसोर्स मिल सके। तो ये दो बेसिकली यहाँ रिकमेंडेशन दिया गया है कि कैसे हम जो अपर लेवल पर रिजर्वेशन जो नहीं हो पा रहा है, चाहे उसके कारण उसका कारण कुछ भी हो, उसको हम कैसे टैलेंट पूल, जो कहा जा रहा है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं उस कम्युनिटी में, SC/ST OBC में, जिस कारण से वो पोस्ट हम भर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए जरूरत है एक तो हम प्रिपरेटरी कोर्स चलाएं गवर्नमेंट थ्रू, ताकि वो हम उनको ट्रेनिंग दे सके पहले। दूसरा जो है हम यूनिवर्सल एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन जो उसको भी हम और स्ट्रेंथन करें, उसको जो इक्वलाइज करें, ताकि और डिप्राइव्ड सेक्शन को जो है वहीं से हम शुरू से तैयार करें। तो ये दो रिकमेंडेशन इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है ये है एडिटोरियल, वी नीड टू अर्जेंटली इन्वेस्ट इन पब्लिक हेल्थ। इसमें सॉरी सॉरी इसमें बेसिकली जो बताया गया कि कैसे जो पब्लिक हेल्थ को हमें और मजबूत करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जैसे हेल्थ केयर रिफर्स टू ट्रांजेक्शन बिटवीन वन केयर गिवर एंड वन सिक पर्सन एट अ टाइम। तो यहाँ पे क्लाइंट सिक पर्सन होता है, थेरेपी जो हम देते हैं उसको। तो पब्लिक हेल्थ में क्लाइंट इज कम्युनिटी एट लार्ज। पब्लिक हेल्थ की ये तो बात हो गया प्राइवेट हेल्थ का। पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी को हम बेसिकली सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पे मेन एम यही होता है कि कम्युनिटी को हमें सर्विस देना है। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात कही है राइटर ने कि डेटा कलेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको यूज करके हम बेसिकली आगे हेल्प कर सकता है हमको किसी डिजीज को लड़ने के लिए। आवर हेल्थ मैनेजमेंट डज नॉट हैव अ वे ऑफ prospectively collecting data on all diseases and deaths by diagnosis. That is precisely the task of public health. तो पब्लिक हेल्थ का यही काम है कि हम उसको डेटा ले, डेटा कलेक्शन हो सके। उसके बाद सोशल वैक्सीनेशन की बात की है इन्होंने। वेयर वी फील शॉर्ट इज टाइमली एंड कम्प्रीहेंसिव पब्लिक एजुकेशन विथ ऑथोरिटेटिव एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जो कोविड के समय में भी हम उतना इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए थे टाइमली इंटरवेंशन करके। तो इसके लिए इन अदर वर्ड्स सोशल वैक्सीनेशन इज अनदर फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का फंक्शन है कि सोशल वैक्सीनेशन क्या हो गया कि हम उसको टाइमली जो है पब्लिक को एजुकेट करें, उनको बताएं कि आपको क्या करने की जरूरत है। नॉट ड्यूरिंग द कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट, वैक्सीन के समय में देखा कि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हुआ, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है वैक्सीन लगाने को हिचक रहे थे। तो ये इस समय जरूरत है हमें सोशल वैक्सीन की, हम उसको पब्लिक हेल्थ का इस समय इंपॉर्टेंस है कि वो सबको एजुकेट कराए। ये कैसे हो सकता है? पोस्ट वैक्सीनेशन सर्विलेंस वाइटल फॉर असेसिंग वैक्सीन एफिकेसी इन सेफ्टी, ये हमें भी करने की जरूरत है जो हमने नहीं किया। इन कंट्रीज वेयर पब्लिक हेल्थ इज गिवन इक्वल स्टेटस विथ हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ एड्रेसेस बोथ सोशल एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स और कंट्रोल दीज डिजीजेस। तो बहुत सारे जो डिजीज है जो इन्फेक्शन के कारण, जो इन्वायरमेंट के कारण होते हैं, तो वहाँ पे हम जरूरत है हमें इसकी पब्लिक हेल्थ को हम पूरा सपोर्ट करें कि वो इन्वायरमेंट या सोशल इन्वायरमेंट जो डिटर्मिनेंट है उसको भी वो कंट्रोल कर सके, ताकि डिजीज जो है कंट्रोल में आ सके। तो वहाँ पे हमें जरूरत है कि पब्लिक हेल्थ पर्सनल को जुरिडिक्शन देने का इस चीज़ों में भी।
कि वो वर्क प्लेस या हाउस में हम क्या खा रहे हैं, फूड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो है उसको भी वो नज़र रख सके और उसको कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल जो है ये है आपका रोबस्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप। ये बेसिकली जो है यूएस रिलेशनशिप के केस में राइटर ने बेसिकली बताया कि किस और 6 और अलग अलग सेक्टर में इंडिया और यूएसए का कंट्रीब्यूशन कोलैबोरेशन हो सकता है बिजनेस को लेकर के। पहला है कोलैबोरेटिव रिस्पांस टू पेंडेमिक, जो हमने देखा सप्लाई चेन टू इंश्योर कोऑर्डिनेटेड शिपिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट माइल डिलीवरी। इसके लिए इंडिया आईपीआर रिजाइम को आप देख सकते हैं, उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं, उस पर हम म्यूचुअली रिकॉग्नाइजिंग स्टैंडर्ड को जो है हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं दूसरे का मेडिकल स्टैंडर्ड एंड अप्रूवल्स विल हेल्प ड्राइव हेल्थ केयर एक्सचेंजेस। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया मैक्रो ट्रेड आर्किटेक्चर को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो जीएसपी है, जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंसेस। इसको लेकर के मेरा एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, ये क्या होता है बेसिकली। तीसरा है मोबिलिटी प्रोफेशनल पे हम काम कर सकते हैं, दोनों देश कोलेब्रेशन कर सकते हैं। चौथा है आपका जिसमें कि हमको वीजा बैकलॉग जो उसको हमको उसके लिए क्या चाहिए कि वीजा बैकलॉग को हम कम कर सके, जल्दी जल्दी अप्रूवल मिले। चौथा डिफेंस इंडस्ट्री को हम टाई बढ़ा सकते हैं, टाई बढ़ा सकते हैं यूएसए के साथ। पांचवा है एसएमई को हम जो कोलैबोरेशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। छठा जो सेक्टर है जिसमें हमको ध्यान देने की जरूरत है, क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। और सातवां है डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप। तो ये 7 सेक्टर जो है मोटे मोटे सेक्टर है जिसपे कि इंडिया यूएस के कोलैबोरेशन को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि इंडिया यूएस का जो कंट्रीब्यूशन है कोलैबोरेशन जो है और ट्रेड जो है वो बढ़ सकता है। तो ये बेसिकली जीएस पेपर 2 के लिए मैंने रखा है। जीएस पेपर 2 में अगर इंडिया यूएस रिलेशन आता है तो वे फॉरवर्ड में आप इनको लिख सकते हैं कि कैसे इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है बेसिकली हम उसको और बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है कम आउट विथ रूल कर्व फॉर मुल्लेपेरियार। ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि रूल कर्व जो है अभी तक नहीं आया है, इसके लिए उन्होंने स्टेट को ऑर्डर किया है। रूल कर्व होता क्या है? तो रूल कर्व इज इन ए डैम डिसाइड द फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल इन रिजर्वायर। तो रिजर्वायर में फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल जो है उसका बेसिकली डिसाइड करता है। द गेट ओपनिंग शेड्यूल ऑफ ए डैम इज बेस्ड ऑन द रूल कर्व। तो कब गेट खोलना है डैम का, कब बंद करना है, ये रूल कर्व डिपेंड करता है। इट इज पार्ट ऑफ कोर सेफ्टी मैकेनिज्म इन डैम। इसीलिए बेसिकली इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रूल कर्व अपना सबमिट करें सेफ्टी के लिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन ले सके कुछ। तो इसमें जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत है मुल्ली पेरियार डैम के बारे में और पेरियार रिवर के बारे में। तो ये जो डैम है बेसिकली ये कन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लियार एंड पेरियार रिवर, जो 2 रिवर उसके कन्फ्लुएंस से बनाया गया है। केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है आपका ये। लेकिन ये मेंटेन जो होता है वो तमिलनाडु, इसको ऑपरेशन का कंट्रोल जो है तमिलनाडु के पास है। ये बेसिकली बहुत सालों से चला आ रहा है। तो मीटिंग द ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ 5 ऑफ इट्स साउदर्न डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु का जो डिस्ट्रिक्ट साउदर्न डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे बेसिकली रिवर के डैम के जो पानी का यूज होता है वहाँ पे इरिगेशन पर्पज से भी और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी काफ़ी मेजर जो है सोर्स है वहाँ पे। इसलिए आप देखते होंगे बहुत बार जो इसमें प्रोटेस्ट होता है। तो जो पुराना 1000 साल पुराना बेसिकली 999 साल का लीज लिया गया था बहुत पहले महाराजा ट्रेवनकोर और उस समय के ब्रिटिश इंडिया के रूलर ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने साइन किया था एग्रीमेंट। तो उस समय ऑपरेशनल राइट जो तमिलनाडु को दिया गया था, जो अभी तक चल रहा है। डैम इंटेंड्स टू डाइवर्ट द वाटर्स ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेरियार ईस्टवर्ड टू एडिड ट्रेंड शेडो रीजन ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो रीजन तमिलनाडु का वो शेडो रीजन है, जिस कारण से ये डैम का पानी वहाँ के इरिगेशन के लिए और पानी पीने के पानी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसीलिए जो पर्टिकल भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए जो पेरियार रिवर का पानी यहाँ पे यूज किया जाता है तमिलनाडु के लिए। पेरियार रिवर की अगर हम बात करें तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है स्टेट ऑफ केरला में। ये लाइफलाइन ऑफ केरला कहा जाता है इसको, क्योंकि वन ऑफ द फ्यू पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर आप समझते हैं जो कि सालों भर फ्लो करती रहती है। ये रिवर जो ओरिजिनेट होती है शिवागिरी हिल्स में, वेस्टर्न घाट में, और ये पेरियार नेशनल पार्क के थ्रू भी गुजरती है, जिसके लिए इसका नाम पड़ा है पेरियार नेशनल पार्क। या ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो कुछ ट्रिब्यूटरी का नाम यहाँ रखा है मैंने, मुथीपुजा, मुल्लेयार एंड चेरुथोनी। जैसे कुछ ट्रिब्यूटरी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखें। ये आपका जो है बेसिकली मैप है कहाँ पे ये डैम है। ये दिख रहे हैं आप, ये तमिलनाडु स्टेट हो गया आपका, ये जो है केरला स्टेट है। यहाँ पे ये जो बेसिकली बॉर्डर एरिया पर ये डैम है और ये पेरियार रिवर का फ्लो है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है राज्यसभा पासेज एमटीपी बिल, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिल जो है, इसको अमेंडमेंट बिल इसमें लाया गया है, गवर्नमेंट ने पास किया है। लोकसभा से ऑलरेडी ये पास हो चुका था। इसमें बेसिकली क्या है कि ये ना, इसमें जो एबॉर्शन का जो टाइम था पहले
तो एबॉर्शन का और जो टाइम पीरियड को बढ़ाया गया है। पहले अभी तक क्या था कि एबॉर्शन अगर आप कराना है तो रिक्वायर्स ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर इफ इट इज डन विद इन 12 वीक्स ऑफ कंसेप्शन। तो कंसेप्शन के 12 वीक के अंदर अंदर आपको एबॉर्शन कराना है तो आपको एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होगा, और 12 से 20 वीक तक आप कराना है आपको तो 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होगा। उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोर्ट के थ्रू आप भले ही स्पेशल अगर केसेज है तो कोर्ट के थ्रू उसका अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन अब इसको क्या टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया। अब क्या है कि 20 वीक तक आप सिर्फ एक डॉक्टर के एडवाइस पे कर सकते हैं, और जो 12 वीक था वो 20 वीक हो गया, और 20 से 24 वीक तक मतलब आप कर सकते हैं 2 डॉक्टर के ओपिनियन पे। 24 वीक के बाद अगर आपको करना है कुछ कारण से कुछ स्पेशल केसेज हैं, उस केस में आपका स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल इसेंशियल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी पहले, तो उसके ऊपर पे इसका कारण बेसिकली यही है कि जो बहुत सारे पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रहते हैं कि अबॉर्शन को लेकर के, तो उससे पिटिशन वो लंबा जो प्रोसीजर है उसको कम करने के लिए और कोर्ट का बर्डन भी कम करने के लिए इसमें जो है टाइम पीरियड को बढ़ाया गया है बेस्ड ऑन मेडिकल ओपिनियन। तो नेक्स्ट आपका आर्टिकल जो है कैबिनेट गिव्स नोट टू बिल फॉर सेटिंग अप डीएफआई। तो डीएफआई बनाने के लिए बजट में कहा गया था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसको लेकर के जो एक बिल लाया जाएगा जिसके लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, तो स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बेसिकली डेवलपमेंट और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसको फंडिंग करने के लिए ये तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जो बड़ा बड़ा फंड जो प्रोजेक्ट जो है वो उसको फंड करते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर इसमें जो ओनरशिप होती है नेशनल गवर्नमेंट की होती है, इसलिए इसको स्टेबल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। इसका सोर्स ऑफ फंड जो है आप बेसिकली कर सकते हैं इंटरनेशनल जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो भी डालते हैं, उसमें नेशनल डेवलपमेंट फंड्स भी डालते हैं। तो एक बड़ा कॉर्पस इसका होता है। जस्ट प्लेन लैंडर्स नहीं होता कमर्शियल बैंक की तरह। कमर्शियल बैंक जो छोटे अवधि के लिए लोन दे सकता है और कम अमाउंट पे लोन देता है, बट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है लंबे अवधि के लिए और एक बड़ा अमाउंट लोन में देता है। तो इंडिया में अगर बात करें तो पहला डीएफआई जो है सेटअप हुआ था वो था इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में, और भी बहुत सारे सेटअप हुए हैं आईडीबीआई, यूटीआई, नाबार्ड, ये सारा डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस था। डेवलपमेंट फाइनेंशियल स्पेसिफिक सेक्टर के लिए इसको इन सबों को बनाया गया था। बहुत सारे को बाद में बैंक में भी कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे आईसीआईसीआई जो है, आईडीबीआई बैंक जो है, बहुत सारे बैंक में कन्वर्ट हो गया बाद में कमर्शियल बैंक में। लास्ट आपका आर्टिकल है पोस्ट वैक्सीन ब्लड क्लॉट्स फॉर्म ऑफ रेयर सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। तो ये बेसिकली जो है एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसको लेकर के जो है यूरोपियन यूनियन देशों में काफ़ी देशों में इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर एक देखा गया है कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ब्लड क्लॉटिंग का वहाँ पे साइड इफेक्ट देखा गया है। इसमें डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि स्पेशल फॉर्म है वेरी, जहाँ वो जिन लोगों को हुआ है तो वो बेसिकली ऑलरेडी जो है रेयर सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस बीमारी से एक तरह से उनको है ऑलरेडी। EMA last week said that several cases of immune thrombocytopenia, a lack of platelets in blood that can lead to bleeding and bruising। ये स्पेसिफिक केसेज है, इसमें जो है डब्ल्यूएचओ ने मना कर दिया इस पर बैन लगाने के, कहा कि ये वैक्सीन ठीक है, बट कुछ केसेज में यहाँ पर इन केसेज में इसके कारण ये वैक्सीन जो साइड इफेक्ट कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एडिटोरियल और हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।